आज हम तनाव प्रबंधन में विश्रांति तकनीक यानी रिलैक्सेशन पर अध्ययन करेंगे। मेनली विश्रांति तकनीक में हम ध्यान, योग, सचेतन और जैव प्रतिपुष्टि जैसे तनाव प्रबंधन के बारे में चर्चा करेंगे। विश्रांति तकनीक में इनमें तेजी से सांस लेने से लेकर दिल की धड़कन बढ़ना, नाड़ी की दर, मांसपेशियों में कसाव आदि सम्मिलित हो सकते हैं। ऐसे स्थिति में विश्रांति तकनीक का प्रभावी ढंग से उपयोग किया जा सकता है। विशेष रूप से तनाव से गुजरने वाले व्यक्ति के द्वारा अनुभव किए गए मांसपेशियों के तनाव को कम करने के लिए विश्रांति तकनीक न केवल तनाव से राहत देने में सहायता करती है, बल्कि वे चिंता से निपटने, बेहतर नींद लेने, रक्तचाप को नियंत्रित करने, सिर दर्द और माइग्रेन को कम करने आदि में भी सहायता करती हैं। ऐसी ही एक तकनीक है जिसका नाम है जैकबसन। जैकबसन प्रगतिशील मांसपेशियां विश्रांति। इस तकनीक में मांसपेशियों का गहरा आराम सम्मिलित है। इस तकनीक की मुख्य धारणा यह है कि विश्रांति और तनाव एक ही समय में नहीं हो सकता है और ये प्रणालियां उस समय सक्रिय नहीं हो सकती हैं जब वे एक दूसरे को रोकते हैं। तकनीक में मुख्य रूप से शरीर की विभिन्न मांसपेशियों को सिकुड़ना और फिर उन्हें शिथिल करना सम्मिलित है। इसे अभ्यास में लगभग 15 से 20 मिनट तक किया जा सकता है। ये तकनीक मुख्य रूप से श्वास लेने, सांस को रोककर रखने, सांस छोड़ने के साथ शुरू होती है। इस तकनीक का अभ्यास करते समय शांत और आरामदायक होना महत्वपूर्ण है। तकनीक के दौरान आंखें बंद की जा सकती हैं। इसे कुछ बार दोहराया जा सकता है और फिर इसका अनुसरण विभिन्न मांसपेशियों को तानने और शिथिल करने के द्वारा किया जाता है। इस तकनीक में 16 मांसपेशी समूहों को वैकल्पिक रूप से अनुबंधित और शिथिल करना सम्मिलित है। इन मांसपेशियों में हाथ, बाहें, कंधे, गर्दन, माथा, आंखें, खोपड़ी, जबड़े, मुंह, छाती, धड़, पेट, पीठ का निचला भाग, नितंब, जांघ, पैर की पिंडली सम्मिलित हैं। मांसपेशियों की सिकुड़न और शिथिलता को निम्न प्रकार से पूरा किया जाता है। पॉइंट्स है, बाहों को कोहनी तक मोड़ें, कुछ सेकंड के लिए रोकें और आराम में लाएं। फिर हथेलियों को मुट्ठी में जकड़ें, कुछ समय के लिए रोकें और खोलें। फिर कंधों को ऊपर की दिशा में खींचें, थोड़ी देर के लिए इस स्थिति में रखें और फिर छोड़ दें। फिर गर्दन को आराम देने के लिए सिर को कुछ सेकंड के लिए पीछे की तरफ झुकाएं और फिर मूल स्थिति में लाएं। इसी तरह थोड़ी को कुछ सेकंड के लिए छाती की ओर नीचे लाएं और फिर मूल स्थिति में लाएं। फिर छाती के लिए गहरी सांस लें, कुछ सेकंड के लिए रोकें और फिर हल्के से सांस बाहर छोड़ें। फिर कुछ सेकंड के लिए पेट को अंदर खींचें और फिर छोड़ दिया जाए। फिर जांघों के लिए घुटनों को थोड़ी देर के लिए एक साथ खींचें और फिर उन्हें अलग करके आराम दिया जा सकता है। नितंबों को एक साथ और आराम से संकुचित किया जा सकता है। फिर पैरों के लिए अपने घुटनों की दिशा में अपने पैर की अंगुलियों को ऊपर खींचें। इस स्थिति को कुछ समय के लिए बनाए रखें और फिर आराम दीजिए। एड़ी को कुछ सेकंड के लिए ज़मीन पर दबाया जा सकता है और आराम से जाने दिया जा सकता है। व्यायाम करने के बाद आराम करना महत्वपूर्ण है और झटकेदार गतिविधियों को न करें। इससे पहले कि आप अपनी आंखें खोलें, 10 से 1 तक उल्टी गिनती गिनें और फिर अपनी हथेलियों को एक साथ रगड़ें और अपनी आंखों पर रखें। फिर आंखें धीरे धीरे खोली जा सकती हैं और तनाव मुक्त रहने का आनंद लिया जा सकता है। अब आते हैं विश्रांति तकनीक के पहले पॉइंट पर, जो है ध्यान। ध्यान एक और तकनीक है जिसका उपयोग तनाव से निपटने के लिए किया जा सकता है। संस्कृत के लिए ध्यान और अंग्रेजी के लिए मेडिटेशन शब्द है। इसे जागरूकता के आंतरिक स्थिति प्राप्त करने और व्यक्तिगत और आध्यात्मिक विकास को बढ़ाने के लक्ष्य के साथ विश्रांति के लिए विचार में समय
बिताने के लिए मन को शांत करने की एक प्रक्रिया के रूप में वर्णित किया जा सकता है। ध्यान आपके शरीर को आराम दे सकता है और इस प्रकार शरीर पर तनाव का नकारात्मक प्रभाव कम होता है। ध्यान से न केवल शरीर को आराम मिलता है बल्कि आत्म जागरूकता बढ़ाने में भी सहायता मिलती है और ध्यान के नियमित अभ्यास से दीर्घकालिक लाभ होते हैं। इनमें कुछ ध्यान है जो किया जा सकता है। चेतना ध्यान, इसमें मुख्य रूप से अपने विचारों के विषय में जागरूक होना सम्मिलित है। इसमें मुख्य रूप से बिना विचलित हुए एक स्थान पर बैठना और गैर आलोचनात्मक रूप से अपने विचारों और संवेगों को देखना सम्मिलित है। अगला है पारलौकिक ध्यान। इसमें एक मंत्र या निश्चित तरीके से बार बार एक शब्द का जप सम्मिलित है या फिर से एक शांत जगह में किया जा सकता है। कोई भी सीधे लेकिन आराम से बैठकर 15 से 20 मिनट तक इस ध्यान का अभ्यास कर सकता है। अगला है निर्देशित ध्यान। अक्सर एक निर्देशक होता है जो आपको ध्यान प्रक्रिया में सहायता करेगा। इस ध्यान में मुख्य रूप से कुछ छवियों को प्रत्यक्षकरण सम्मिलित है जो आपको विश्रांति प्रदान कर सकते हैं। इसमें अपनी इंद्रियों का उपयोग करना भी सम्मिलित है। व्यक्ति को आंखें बंद करके शांत और निश्चल जगह पर बैठने और कुछ छवियों की कल्पना करने के लिए कहा जा सकता है जो उसे आराम देंगी। अगला है विपश्यना ध्यान। यह ध्यान स्वयं को बदलने के लिए इस ध्यान का मुख्य उद्देश्य आत्मनिरीक्षण है। शरीर और मन के बीच संबंध बनाने के लिए विभिन्न शारीरिक संवेदनाओं पर ध्यान देने की आवश्यकता है। अगला है स्नेहमय करुणा ध्यान यानी मेटा मेडिटेशन। इस ध्यान में दूसरों के प्रति प्रेम और दया का प्रदर्शन सम्मिलित है। व्यक्ति को सीधे लेकिन आरामदायक स्थिति में शांत स्थान पर बैठने की आवश्यकता होती है। उसके बाद उससे कुछ गहरी सांसें लेने और अपने आप को उन शब्द को दोहराने की आवश्यकता होती है जो स्वयं फिर परिवार, दोस्तों और अन्य महत्वपूर्ण लोगों को उसके जीवन में और अन्य व्यक्तित्वों के लिए दयालुता व्यक्त करते हैं। अगला है चक्र यानी पहिया ध्यान। हमारे शरीर में विभिन्न ऊर्जा केंद्र हैं और शक्ति हैं जो प्रकृति में आध्यात्मिक हैं और उन्हें चक्र या पहियों के रूप में संदर्भित किया जाता है। कुल 7 ऐसे चक्र हैं जो हमारे शरीर के विभिन्न भागों में स्थित हैं और एक रंग द्वारा दर्शाए गए हैं। इस ध्यान का मुख्य उद्देश्य इन चक्रों में संतुलन लाना है। ध्यान के लाभों में न केवल तनाव को कम करना सम्मिलित है बल्कि यह दुश्चिंता को प्रबंधित करने, भावात्मक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने, आत्म जागरूकता बढ़ाने, ध्यान की अवधि बढ़ाने आदि में भी सहायता कर सकता है। अगला पॉइंट है योग। हम प्रत्येक वर्ष 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाते हैं। ठीक है। योग की ऐसी प्रभावशीलता है कि अब इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ावा दिया जाता है ताकि वे जागरूकता उत्पन्न कर सकें और व्यक्तियों के बीच योग का अभ्यास कर सके ताकि उन्हें अपने स्वास्थ्य और कल्याण को बढ़ाने में सहायता मिल सके। योग का प्रचलन भारत में हुआ और योग शब्द संस्कृत से लिया गया है जिसका अर्थ है एक करना, जो चेतना और शरीर के एक संघ को दर्शाता है। योग का मुख्य लक्ष्य आत्मबोध है। योग का उल्लेख भगवद गीता में मिलता है जहाँ एक पूरा अध्याय इसके लिए समर्पित है। इस संबंध में 3 मुख्य प्रकार के योग दिया गया है: कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग। कर्म योग, यह योग किसी के कर्मों से संबंधित है। भक्ति योग, भक्ति से संबंधित योग। ज्ञान योग, यह योग ज्ञान से संबंधित है। एक चौथा प्रकार भी है जो पतंजलि द्वारा सामने रखा गया था, जिन्हें योग का जनक भी कहा जाता है। उन्होंने अष्टांग योग अर्थात शक्ति योग का परिचय दिया। इस योग में शरीर की एक मुद्रा से दूसरी मुद्रा में गतिशीलता सम्मिलित है। योग के विभिन्न आयामों को देखते हैं। योग के आयाम निम्न प्रकार से हो सकते हैं:
आसन, यम, नियम, प्रत्याहार, धर्म, ध्यान, समाधि, प्राणायाम योग के आयाम हैं। चलिए अब हम आसन के कुछ प्रकारों पर ध्यान देते हैं। पहला है पद्मासन। इसे कमल मुद्रा के रूप में भी जाना जाता है, जिसका उपयोग ध्यान के दौरान किया जा सकता है। पद्मासन का अभ्यास अपनी जांघों के ऊपर अपने पैरों को रखते हुए जमीन पर सीधे बैठकर किया जाता है। यह आसन काफ़ी कठिन है और पर्याप्त रूप से इसे पूरा करने में सक्षम होने से पहले अभ्यास की आवश्यकता हो सकती है। दूसरा है सुखासन। सुखासन में इसमें चौकड़ी लगाकर बैठना सम्मिलित है। इस प्रकार यह एक आसान आसन आसन है और पद्मासन की तरह इसका उपयोग ध्यान के दौरान किया जा सकता है। तीसरा है सिद्धासन। यह पद्मासन के समान है लेकिन कम कठिन है। इसमें आपको अपने पैर की अंगुलियों को अपनी जांघों में दबाकर बैठना होगा, जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं। सिद्धासन की आयाम। चौथा है वज्रासन। वज्रासन वज्र एक संस्कृत शब्द है जिसका अनुवाद हीरा के रूप में किया जा सकता है। इसमें हाथों को जांघों पर रखकर अपनी एड़ियों पर बैठना सम्मिलित है, जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं। पांचवा है त्रिकोणासन। इस आसन में आपको पैरों को अलग करके फर्श पर खड़े होने की आवश्यकता होती है और फिर आपको अपने शरीर की बाईं ओर से इस तरफ फैलाने की आवश्यकता होती है कि रीढ़ सीधी हो और आपका शरीर सामने की ओर हो और आपकी दोनों भुजाएं फर्श पर लंबवत हो या बायां हाथ फर्श पर और दाहिना हाथ सीधे ऊपर है, जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं। पांचवा है भुजंगासन। इसे कोबरा मुद्रा के रूप में भी जाना जाता है। इसमें व्यक्ति को फर्श पर मुंह के बल हाथों को नीचे फर्श पर रखकर लेटना पड़ता है। फिर उसे अपने सिर और छाती को धीरे धीरे ऊपर उठाना है। कोहनी को शरीर के पास रखा जाना चाहिए। गर्दन सीधी और आंखें ऊपर की ओर हो, जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं। अब हम आगे जानते हैं प्राणायाम के बारे में। प्राणायाम एक सांस लेने का व्यायाम है जिसे तनाव से राहत के लिए किया जा सकता है। हालांकि इसके साथ ही अन्य स्वास्थ्य लाभ भी हैं। इसमें आपको अपने दाहिने अंगूठे को अपने दाहिने नथुने पर रख अपने बाएं नथुने के माध्यम से गहराई से श्वास लेने की आवश्यकता होती है। फिर आप अपनी दाएं तर्जनी के साथ अपने बाएं नथुने को बंद करें और कुछ सेकंड के लिए अपनी सांस रोकें। फिर अपने बाएं नथुने से सांस छोड़ें। इसे आपके दाएं नथुने के साथ दोहराया जा सकता है, जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं, जिसे योग मुद्रा में अनुलोम विलोम भी कहा जाता है। योग से तनाव से राहत, उच्च उत्पादकता, मन की शांति और समग्र बेहतर शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य सहित कई लाभ हैं। विश्रांति तकनीक के अगले पॉइंट्स में है सचेतन यानी माइंडफुलनेस। सचेतन में व्यक्ति की सोच, अनुभव करने का तरीका, शारीरिक संवेदनाएं और वर्तमान क्षण में उसके आसपास की जागरूकता को दर्शाती है। इसमें अपने विचारों व संवेगों के विषय में जागरूक होना व उसकी प्रति गैर आलोचनात्मक बनना सम्मिलित है। इसमें मुख्य रूप से उन चीज़ों पर ध्यान देना सम्मिलित है जिन पर आमतौर पर हम ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि हम जीवन में बहुत व्यस्त हैं। यह भी महत्वपूर्ण है कि जब सचेतन का अभ्यास किया जाता है तो किसी व्यक्ति के विचारों, संवेगों और शारीरिक संवेदनाओं सहित अनुभव का अवलोकन करना सम्मिलित होता है। यद्यपि जब कोई विविध अनुभवों पर ध्यान केंद्रित कर रहा है तो यह एक समय में एक किया जाना है। अवलोकन के अलावा इसमें यह भी बताया गया है कि किसका अवलोकन किया जा रहा है। सचेतन करते समय यह संभव है कि व्यक्ति का ध्यान हट सकता है। उस स्थिति में किसी को धीरे धीरे उसे अनुभव को देखने पर ध्यान और ध्यान को वापस केंद्रित करने की आवश्यकता होती है। यह न केवल व्यक्ति की प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करके कुछ बीमारी से निपटने में सहायता करता है, लेकिन यह तनाव से निपटने और सकारात्मक मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में भी सहायता करता है। यहाँ तक कि याददाश्त, ध्यान, समस्या समाधान और निर्णय लेने में भी सचेतन की सहायता से
सुधार किया जा सकता है। यह एक व्यक्ति का आत्मसम्मान भी बढ़ा सकता है और सकारात्मक संबंधों को विकसित करने और बनाए रखने में एक भूमिका निभा सकता है। सबसे महत्वपूर्ण गतिविधियों में से एक जो हम अक्सर बिना ध्यान लगाए करते हैं वह भोजन करना है। हम इसलिए खाते हैं ताकि हमारे शरीर को जरूरी पोषण मिले, लेकिन अक्सर हम इस गतिविधि को एक स्व संचालित प्रणाली की तरह करते हैं। इस दौरान हम या तो टेलीविज़न देखते हैं या अपने मोबाइल फ़ोन चलाते हैं या सामाजिक नेटवर्किंग में संलग्न होते हैं। अगली बार जब हम भोजन ग्रहण करें तब सचेतन करके खाने की कोशिश करेंगे। टेलीविज़न को बंद करके, मोबाइल को अलग रखकर और अपने भोजन पर ध्यान केंद्रित करके ऐसा कीजिए। अपने भोजन की सराहना कीजिए और उसके स्वाद, रंग, ध्वनि, बनावट, सुगंध आदि पर ध्यान दें और ऐसा करने में गैर आलोचनात्मक रहें। इसका मतलब है खाने के बारे में गलत ना कहें। विश्रांति तकनीक का ही अगला और लास्ट पॉइंट है जैव प्रतिपुष्टि या बायोफीडबैक। जैव प्रतिपुष्टि अचेतन या अनैच्छिक शारीरिक प्रक्रियाओं को इंद्रियों के प्रत्यक्ष लाने की तकनीक है ताकि चेतन मानसिक नियंत्रण से उनमें बदलाव लाया जा सके। इसे एक ऐसी प्रक्रिया के रूप में भी वर्णित किया जा सकता है जो प्रकृति में गैर आक्रामक है और व्यक्ति के शरीर पर तनाव के प्रभाव को समझने में सहायता करता है। यह शारीरिक परिवर्तनों की निगरानी करने में सहायता करता है जब तनाव का अनुभव होता है और इस तरह की प्रतिक्रिया की सहायता से शारीरिक प्रतिक्रियाओं को प्रबंधित किया जा सकता है और तनाव के प्रति प्रतिरोध क्षमता में सुधार किया जा सकता है। इस प्रकार व्यक्ति को विभिन्न शारीरिक क्रियाओं के विषय में तत्काल प्रतिक्रिया मिलेगी। जैव प्रतिपुष्टि श्वास, रक्तचाप, हृदय गति, आकस्मिक व कृत्रिम त्वचा प्रतिक्रिया जिसमें मुख्य रूप से त्वचा पर पसीने की मात्रा, त्वचा का तापमान, मांसपेशियों में तनाव आदि के लिए प्राप्त किया जा सकता है। जैव प्रतिपुष्टि किसी व्यक्ति को यह पहचानने में भी सहायता कर सकता है कि उससे क्या बदलाव करना है या क्या नियंत्रित करना है या ऐसे करते समय कौन सी तकनीक अधिक प्रभावी है। जैव प्रतिपुष्टि भौतिक प्रतिक्रियाओं के प्रति सतर्कता बरतने से व्यक्ति जैव प्रतिपुष्टि प्राप्त कर सकता है। थर्मोमीटर या वजन मापक जैसे कुछ उपकरणों से जैव प्रतिपुष्टि प्राप्त किया जा सकता है।